हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने किताब से जुड़े होंगे और परिश्रम कर भी रहे होंगे। तो जैसे कि बच्चों हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था प्रेरण के बारे में और वहां हमारा टॉपिक को खत्म हुआ था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जैसे थोड़ा हम बेसिक में जाना चाहेंगे। 9th के लेवल में हम लोगों ने न्यूटन साहब का नियम पढ़ा था। न्यूटन साहब का नियम ये पढ़ा था कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि न्यूटन के नियमानुसार दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन साहब ने क्या बताया था, F प्रोपोर्शनल m1 m2 और दूसरा बच्चों उसने बताया था F प्रोपोर्शनल 1/r²। हम लोगों ने इसे 9th में पढ़ा है। तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। बच्चों यहां जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक कैपिटल G लगता है, m1 m2 बटे r²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ये 9th में हमने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है। यहां क्या है कि दो द्रव्यमानों के बीच में सिर्फ आकर्षण बल लगता है, जबकि कूलाम साहब ने आवेशों के बारे में बताया था। न्यूटन साहब ने द्रव्यमानों के बारे में बताया था और कूलाम साहब ने आवेशों के बारे में बताया था। न्यूटन के नियमानुसार द्रव्यमान में सिर्फ आकर्षण बल पाए जाते हैं, जबकि आवेश में आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों पाए जाते हैं। तो कूलाम्स का जो नियम है बच्चों, कूलाम साहब ने कहा था कि दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के मात्रक के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार देखिए बच्चों, कक्षा 9 में हम क्या पढ़े थे कि यह प्रोपोर्शनल m1 m2 न्यूटन के नियमानुसार दो द्रव्यमानों के बीच में लगने आकर्षण बल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि कूलाम के नियमानुसार आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं। तो हम पढ़ेंगे बच्चों कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बच्चों, कूलाम्स लॉ। क्या है बच्चों कि कूलाम साहब ने कहा था दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके मात्रों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है एवं आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। फिर से एक बार बच्चों सुनिए, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह कूलाम साहब ने कहा था। अब देखिए बच्चों, कूलाम के नियमानुसार यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक बिंदु हमारा ये है और यहां एक बिंदु बी है। बिंदु ए और बी पर एक आवेश है Q1 व Q2। हमने अगर आवेश समान होंगे बच्चों तो प्रतिकर्षण करेगा और आवेश अगर विपरीत है तो आकर्षण करेगा। तो हमने क्या कहा, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, क्या कहा, दो स्थिर आवेशों, एक स्थिर आवेश यहां है, एक स्थिर आवेश यहां है, तो दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती होते, उनके मात्रक के गुणनफल के समानुपाती होती हैं तथा उनके बीच के दूरी
तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब बच्चों हम एक चीज और जानते हैं कि हम जानते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद उसमें आवेश उत्पन्न हो जाती हैं और वो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं या तो फिर प्रतिकर्षित करने लगती हैं। इसी के तात्पर्य कहा गया कूलाम के नियमानुसार स्थिर दो बिंदु पर आवेश के लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एफ प्रोपोर्शनल आवेश Q1 और आवेश Q2 के गुणनफल, इनके मात्रकों का गुणनफल के समानुपाती होती है। यह समानुपाती का चिन्ह है बच्चों, इसे प्रोपोर्शनल बोला जाता है। और यह हुआ समीकरण आपका 1। दूसरी बात है बच्चों, एफ प्रोपोर्शनल, इन्होंने क्या कहा, उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ बच्चों उल्टा, तो 1/r²। अब देखिए बच्चों, ये हमारा समीकरण 2 हुआ, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। अब बच्चों हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, तो यहां हमने मान लिया f बराबर 1/4 पाई f sin0, या तो बच्चों हम इसे मान लें कि Q1 Q2 बटे r²। अब एक बात हम बता दें बच्चों आपको, जिस प्रकार हमने न्यूटन साहब का पढ़ा था यह प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r², जब प्रोपोर्शनल हटा था तो यहां पर नियतांक कैपिटल G लगा था m1 m2 बटे r²। और आप लोगों ने यहां गुरुत्वाकर्षण के लिए नियतांक पढ़ा है, यहां के जो है वो आवेश के लिए है। यहां हम जानते हैं कैपिटल G का मान पढ़ा था 6.67 होता है इसका नियतांक, लेकिन यहां जो नियतांक है हम इसके स्थान पे 1/4 पाई f sin0 लिख सकते हैं बच्चों। k = 1/4 पाई f sin0, और इसका मान बच्चों होता है 9 × 10⁹। कब होता है ये, कब होता है बच्चों, जब आवेश और दोनों आवेश का वैल्यू 1 हो जाए और बीच की दूरी 1 हो जाए। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, f बराबर 1/4 पाई f sin0 Q1 Q2 बटा r²। ठीक है ना। अब बच्चों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब यहां ध्यान दें, अगर ये तो हमारा कूलाम साहब का नियम हो गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लगेंगे, इस पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पर लगेगा। अब यदि बच्चों हम बात करें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ले सकते हैं। अगर फिर हम बात करें यदि Q1 बराबर Q2 1 हो और R = 1 हो, बच्चों हमने क्या कहा, अगर R = क्या हो, 1 हो, और इस पर जो वैल्यू दिया गया है अगर हम मान रख दें तो यह हमारा क्या हो जाएगा, f 1/4 पाई f sin0 1 × 1/1। और हम बताएं बच्चों इसका वैल्यू हमने क्या कहा कि कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ 9 × 10⁹ कर दें और इसका मात्रक न्यूटन हो गया, तो f = 9 × 10⁹ हो गया। ये वैल्यू हो गया बच्चों हमारा। अब देखिए बात अगर किया जाए कि ये f का वैल्यू अगर 9 है तो इसमें हमें f sin0 का मान निकालना होगा, तो हम क्या करें, दोबारा देखा जाए पुनः एक बार बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा
कि कूलाम्स के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके तथा उनके गुणनफल के जो मात्रक होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होती है। तो फिर से एक बार हम लोग क्या पढ़े, हमने क्या कहा, कूलाम का जो नियम है वो है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये समीकरण 1 हुआ, क्योंकि दो स्थिर आवेशों के बीच कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है एवं आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अनुदिश होती है। जैसे ये आपका कोई एक बिंदु स्थिर ये है, एक बिंदु स्थिर आपका ये है, इनके बीच की दूरी r है, यहाँ बिंदु A और B पर आवेश Q1 या Q2 है। अगर एक आवेश प्लस है और एक आवेश माइनस है तो आकर्षण करेंगे, और अगर समान है तो प्रतिकर्षण करेंगे। हो सकता है वो माइनस माइनस हो सकता है वो प्लस प्लस हो। तो हमने क्या कहा, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 हुआ 2 से। अब देखो बच्चों, F प्रोपोर्शनल हमारा हो गया Q1 Q2 बटा r²। प्रोपोर्शनल हटेगा बच्चों तो एक नियतांक लगेगा Q1 Q2 बटे r²। इस नियतांक के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और ये बच्चों बराबर होता है 9 × 10⁹ के बराबर होता है, सॉरी होता है बच्चों। अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा चाहे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। यही हमारा कूलाम का नियम है बच्चों। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये एप्सिलॉन जो नॉट है ये निर्वात में वैद्युतशीलता है। किसका वैद्युतशीलता है, निर्वात में वैद्युतशीलता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए ये तो हो गया कूलाम साहब का नियम। अब हम समझना चाहेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात में वैद्युतशीलता है। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसके आगे अब हम चलते हैं, देखते हैं। अब आ जाएगा बच्चों कि आप लोगों को गणना करने के लिए बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा बच्चों, आप लोगों को गणना करने के लिए बताया जाएगा कि गणना कीजिए एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का हम क्या निकालें, मान निकालें। अगर गणना करना चाहे तो हम क्या करें, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं गणना करने के लिए कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अभी हमने क्या कहा, जब हमने Q का वैल्यू 1 रखा तो ये F = कितना आया था, 9 × 10⁹ न्यूटन आया था। इससे पहले हमने हल किया। अब बच्चों देखिए यहां पर हमने क्या कहा, Q1 = Q2 = 1, R1 = 1। इसके स्थान पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान का गणना करना है। किसका, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान का क्या करना है बच्चों, गणना करना है। तो कैसे गणना किया जाए, तो बच्चों हम लोग गणना करना सीखेंगे। इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। यहां पर देखिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बच्चों क्या है,
1 इंटू 1/1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, यहां पर है 9 गुणे 10 का घात 9 है और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हमको चाहिए क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान का गणना करना है। हमने क्या कहा, एप्सिलॉन नॉट के आंकिक 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 मान की गणना करना है। एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान की गणना करना है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे और यहां हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के घात 9 और यहां हो जाएगा 4 पाई बच्चों। एप्सिलॉन नॉट ऐसे रह गया 1/, यहां पर हो गया 9 गुणे 10 का घात 9, 4 गुणे इसका मान हो गया 3.14। अब अगर बच्चों हम क्या करें, अगर हम इसको हल करें, क्या करें, अगर इसको हम हल करें तो क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर इसका हम गणना करें बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट मान क्या होगा, इसको गुणा भाग किया जाए तो 8.85 गुणे 10 का घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फिर से देखिए, कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में या तो इसका बीमा पूछ लेगा, इसका मात्रक पूछ लेगा, या तो उसकी गणना पूछ लेगा। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और जब हमने टोटल हल किया तो हमको मिला क्या, 8.85 गुणे 10 का घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर बच्चों आपसे ये पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए, तो आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर उसका मान पूछ रहा है तो 8.85 गुणे 10 का घात -11 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों कभी कभी एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बच्चों, बीमा पूछ लेता है। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर बीमा लिखता है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा या बीमीय सूत्र, ठीक है, बीमीय सूत्र क्या करेंगे बच्चों, यहां देखिए क्या है, कूलाम, क्या है, कूलाम है, और कूलाम का क्या होता है, कूलाम बोले तो आवेश AT होता है। तो हमने क्या किया बच्चों, A और T और यहां स्क्वायर कर दिया, या चाहें तो स्क्वायर हम इस प्रकार लिख दे, ये T, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का क्या होता है, बल का, mLT के पावर -2, mLT का पावर -2 होता है। तो अपान में क्या है, न्यूटन का क्या लिखेंगे, mLT का पावर -2 है। और बच्चों यहां मीटर स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये यम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यल 2 और 1 3, यहाँ यल का पावर 2 है, यहाँ 1 है तो 2 1 3 और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये का पावर कितना है, 2 है, तो ये का पावर 2 हो गया, टी का पावर 2 है और ये माइनस ऊपर गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। माइनस ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो +2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर यम प्लस ऊपर गया माइनस हो गया, यहाँ यल का पावर 2 है, यल का पावर 1 है, तो 2 1 3 और 3 जब ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस में, ये का पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ टी का पावर 2 है, यहाँ का भी टी का, तो माइनस ऊपर गया तो प्लस, तो 2 2, ये हमारा हो गया बच्चों विमीय सूत्र। ये हो गया बच्चों हमारा विमीय सूत्र हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रवैद्युतांक। अब एक बात और ध्यान देते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, ये निर्वात या वायु के लिए प्रयोग का, निर्वात या वायु का वैद्युतशीलता है बच्चों,
निर्वात या वायु का वैद्युतशीलता है। अब हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं आप फिर एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, विमीय सूत्र और इसकी गणना हो गया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे परावैद्युतांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक जिसको के से लिखा जाता है। अब परावैद्युतांक क्या है बच्चों? परावैद्युतांक क्या है? तो परावैद्युतांक माध्यम का वैद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हमने हेडिंग डाला है परावैद्युतांक। हमने हेडिंग क्या डाला है बच्चों? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं? तो सुनिए, परावैद्युतांक माध्यम का वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक माध्यम का वैद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से एक बार बच्चों, परावैद्युतांक माध्यम का वैद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बच्चों हम बात करें कि अगर ये परिभाषा हमारा हो गया, हम लिख दे परिभाषा परावैद्युत माध्यम का वैद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत माध्यम अनुपात क्या है बच्चों? अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के या एप्सिलॉन आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों क्या लिखा मैंने? परावैद्युत माध्यम का वैद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के या एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चों हम लिख सकते हैं के अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये क्या है? यह है माध्यम का वैद्युतशीलता, माध्यम का वैद्युतशीलता। और ये क्या है बच्चों? निर्वात या वायु का वैद्युतशीलता। बच्चों एक बात और ध्यान दें, परावैद्युतांक कहें या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहें, बात एक ही है। हम आपेक्षिक इसको बहुत से किताब में बच्चों इस प्रकार लिखा मिलेगा और बहुत से बुक में एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ आपेक्षिक वैद्युतशीलता। और इसका मतलब हुआ बच्चों माध्यम का वैद्युतशीलता। इसका मतलब हुआ निर्वात में
निर्वात में वैद्युतशीलता। बच्चों ध्यान दो, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहें या प्रवैद्युतांक कहें, दोनों एक ही है। माध्यम का वैद्युतशीलता एप्सिलॉन से होता है, माध्यम का वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता। तो बच्चों अब देखें हम, ये आपको नोटबुक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों अब जरा ध्यान दें कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और एफ साइलन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत से बुक में ऐसे मिलेगा और बहुत से बुक में ऐसे मिलेगा। अब बच्चों ये आया कहां से? अब ये आया कहां से? देखिए ये हमको मिला कहां से, ये फार्मूला। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिए, यहां है एफ, ये आई आर, वायु या निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हुआ बच्चों Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये यहां पर क्या है? वायु या माध्यम, वायु या निर्वात के लिए। ये हमारा समीकरण 1 हुआ बच्चों। दूसरा कोई माध्यम है, यहां एयर मतलब वायु या निर्वात, और यम से क्या हो? माध्यम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन मान लिया बच्चों। अब क्या करेंगे? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहां हो गया किसी अन्य माध्यम में वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम के लिए। देखिए बच्चों यहां हमारा वायु या निर्वात की बात है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां किसी माध्यम की बात हो रही है, निर्वात वायु को छोड़ दीजिए, कोई धातु हो सकती है, कोई कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, तेल हो सकता है। तो यहां पर यह समीकरण 2 हुआ। अब बच्चों यहां पर एफ ये आई आर अपान एफ एम, समीकरण क्या किया मैंने? समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो हमने समीकरण 1 को 2 से भाग दे दिया। तो यहां पर बच्चों देखो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन? ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इतना कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, और ये कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये कहां जाएगा? नीचे आए। अब बच्चों इसी को हमने लिखा था आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इतना बराबर मैंने लिखा था एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, वही था। और इतना बराबर हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों। कहने का मतलब है कि ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को हम लिखिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता से लिख दिए। इस प्रकार से हमको वो प्राप्त हुआ था। ये सब आपको नोटबुक में बड़ा सरल भाषा से सीरियल से आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों अब दूसरी बात नोट देने की बात यह है, ध्यान देने की, कि जो हमने पढ़ा K इज इक्वल टू एप्सिलॉन, या ये भी, या बच्चों इस प्रकार भी मिलेगा। और तीसरा है बच्चों, तीसरा क्या है? तीसरा हमारा जो है एप्सिलॉन ई आर का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। अगर आपेक्षिक वैद्युतशीलता 1 से ज्यादा आता है या 1 आता है तो ठीक है, और इससे अगर कम आया तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता नहीं हो सकता है, कहने का मतलब प्रवैद्युतांक नहीं हो सकता है। दूसरा है बच्चों, अगर बात किया जाए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा 1 होगा, किसके लिए? वायु के लिए। पांचवा कंडीशन है बच्चों एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, अगर बात किया जाए तो ये अनंत होगा, किसके लिए?
धातु के लिए। अगर धातु की बात होती है तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होगी? अनंत होगी। अगर वायु की बात होती है तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता 1 होगी। और एक बात और ध्यान रखना है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है 1 के बराबर या 1 से बड़ी होती है। दूसरा है 5वां, अगर देखा जाए बच्चों तो ये हमारा है F इज इक्वल टू क्या है? 81 है। ये किसके लिए होता है? जल के लिए होता है बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस बच्चों आज तक जो टॉपिक था, ये जो टॉपिक हमारा कूलाम का नियम हमने पढ़ा, उसके बारे में, परावैद्युतांक के बारे में पढ़ा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ा, निर्वात में वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ा, माध्यम के लिए वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ा और उनके बारे में सीखा। तो बच्चों बस आज इतना ही। तब तक के लिए बाय।